हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो आपका चैप्टर है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, तो ये हिस्ट्री का एक चैप्टर है और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो हमें समझना है। और बेसिकली इस चैप्टर में आपको चीज़ें समझनी ज़्यादा है, रटनी कम है। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वी विल अंडरस्टैंड थॉरली what it means. Okay, so first of all we'll start with nationalism. नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझे, है ना। तो नेशनलिज्म जिस वर्ड से बना है वो कौन सा वर्ड है, वो है नेशन। ठीक है, अब नेशन का क्या मतलब होता है, अब हम बोल सकते हैं ऐसे देश, है ना, नॉर्मल। और सिनोनिम में वी कैन से अ कंट्री, बट इज अ कंट्री और अ नेशन सेम? नो, तो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ कंट्री एंड अ नेशन, so we have to understand that. ठीक है, first of all let's understand what does a nation mean. So if we talk about this is what this is India. किस टर्म में हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ये हमारी बाउंड्री है, वी नो, है ना, ये इंडिया है। इसके इधर क्या हो गया, श्रीलंका है, इस एरिया में क्या है, बांग्लादेश है, इधर क्या है, नेपाल है, इधर क्या है, पाकिस्तान है। सो वी नो दैट दिस मच इज़ इंडिया। ठीक है, तो जब हम एक टेरिटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जब हम एक मैप के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, एक एरिया स्पेसिफिक बात करते हैं कि इतना एरिया एक कंट्री का है, एक इतने एरिया की बात कर रहे हो, तो हम क्या बोलते हैं, इसको कंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो जब टेरिटरी की बात होती है तो क्या होता है, कंट्री। ठीक है, अब नेशन और कंट्री में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज नेशन देन? नेशन इज ऑल्सो दिस ओनली इंडिया। ठीक है, पाकिस्तान तो नहीं बन जाएगा इंडिया, तो नेशन क्या है? ठीक है, उसके लिए हम पहले एक चीज़ समझते हैं। ठीक है, श्रीलंका इज ऑल्सो अ कंट्री। ओके, वी नो दैट श्रीलंका इज ऑल्सो अ कंट्री, बट टेल मी वन थिंग, डू वी फील एनीथिंग अबाउट श्रीलंका? Do we have any sort of feeling, any sort of attachment, any sort of emotions with Sri Lanka or Nepal or US or Australia, whatever country it is? No, we don't have. So clearly territory is a different thing that we know. Okay, territory is for us to know that this is a country, this is a country, this is a country. But when we attach our emotions, when we start to feel the territory, when we start to feel कि अच्छा, you know, I can feel it, I can sense it. कैसे पता चलता है we feel it? वर्ल्ड कप, है ना, वर्ल्ड कप होता है, we can feel नेशनल एंथम, पेट्रोटिज्म, है ना। और क्या होता है, वॉर हो रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा है, we can feel it. तो जब एक पीस ऑफ लैंड में इमोशन ऐड हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, नेशन बन जाता है। दैट इज़ वॉट नेशन। और इसकी आइडियोलॉजी को क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म बोलते हैं। सो नेशनलिज्म इज़ अ फीलिंग। ठीक है, एक फीलिंग ऑफ वननेस, जब हमको पता होता है कि ओके वी बिलोंग टू वन पर्टिकुलर नेशन, यस दिस इज़ माई नेशन, तो वो एक कंट्री जो है वो एक नेशन में डेवलप हो जाता है। अब एक चीज़ हमें समझनी होगी कि ऐसा क्यों लिखा है कि ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, चैप्टर का नाम है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। तो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म का मतलब ये है कि पहले तो नेशनलिज्म नहीं होगा, कभी धीरे धीरे उसका ग्रोथ स्टार्ट हुआ होगा। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम इस जर्नी को समझेंगे कि कैसे इंडिया में ये फीलिंग जो है नेशनलिज्म की वो इमर्ज होती है, क्योंकि इट वाज नॉट देयर फॉर एवर, है ना। तो ये धीरे धीरे कैसे ये जर्नी स्टार्ट होती है ये हम पढ़ेंगे इसमें, इस चैप्टर में। अगेन वन मोर थिंग, वाई चैप्टर 2, वाई जस्ट आफ्टर 1857 रिवोल्ट, है ना। तो ऑलवेज द फर्स्ट चैप्टर इज कनेक्टेड विद द सेकेंड चैप्टर। इन द फर्स्ट चैप्टर लेट्स डू अ क्विक रिविजन कि फर्स्ट चैप्टर जो 1857 का रिवोल्ट था उसमें क्या हुआ था। 1857 के रिवोल्ट में हमने पढ़ा था कि इंडिया जो है सो डिफरेंट ऐसा प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था। कोई मराठा एरिया था, कोई हमारा मैसूर का रीजन था, झांसी था, ठीक है। तो इतना तो हमें पता था और सबके राजा अलग थे, ठीक है। तो बिफोर 1857 क्या हो रहा था कि हमारा एक आइडेंटिटी जो था वो अपने एरिया से अटैच था, और लॉयल्टी किसके लिए थी, किंग के लिए लॉयल्टी थी, ठीक है। किंग के लिए लॉयल्टी थी, ये
1857 तक था। और 1857 में क्या होता है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वाई वी कॉल इट फॉर फर्स्ट वॉर? उसका एक आंसर ये भी है ना, क्योंकि उसने धीरे धीरे अवेकनिंग करी, ठीक है, लोगों के अंदर ये फीलिंग आई कि एक्चुअली में हम अलग नहीं है, वी आर सेम। ये कैसे हुआ इसको भी हम समझते हैं। सी ऐसा क्या हुआ कि 1857 के बाद ही हुआ। अभी क्या है, देखो, मराठाज और समझ लो बंगाली और मराठा, ठीक है, ये दो अलग अलग ऐसे स्पीकिंग, मराठी स्पीकिंग पीपल है, बंगाली स्पीकिंग पीपल है। तो दे फाइंड देमसेल्व्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ऐसे उनको लगता है कि भाई हमारा लैंग्वेज अलग, हमारा खाना पीना अलग, जब हम आपस में बात करते हैं। एंड व्हेन वी कंपेयर दिस विथ फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका, फॉर एग्जाम्पल यूरोप, देन वी रियलाइज दैट ओ, इसको डिफरेंस बोलते हैं। तो यही हुआ, जब ब्रिटिशर्स आए तो उनका तो कल्चर बिल्कुल अलग था, उनका लैंग्वेज बिल्कुल अलग था, वो दिखते बिल्कुल अलग थे, मतलब रेस, एथनिसिटी, लैंग्वेज, कल्चर, फूड, फेस्टिवल, cultural beliefs, okay, everything was different. And it was not just different that made us unite. First of all वो different थे, उसके ऊपर से वो हमें छोटा treat कर रहे थे. They were treating us small, they were treating us illiterate, they were treating us very backward. तो ये जो इमोशंस लोगों के अंदर, ये दो चीज़ें साथ में चल रही है। एक तरफ ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, इंडियंस को बता रहे हैं कि तुम कितने छोटे लोग हो, और दूसरे तरफ हम ये चीज़ देख रहे हैं कि भाई एक्चुअली में हम सेम हैं, और ये आके हम पे इकट्ठे ब्रिटिशर्स हम पे राज कर रहे हैं। सो धीरे धीरे स्लोली 1857 में काफ़ी कॉन्शियसनेस बढ़ गया था लोगों का। लोग ऑल्दो फ्रैगमेंट्स में रिवॉल्ट किए थे, डिफरेंट एरियाज़ में रिवॉल्ट किए थे, बट लोगों के अंदर एक फ्यूरियस फीलिंग तो आ गई थी। दे वर वेरी फ्यूरियस, वेरी फ्यूरियस। And what happened after that? Happened after that? Eventually, this was not an overnight journey, but eventually people started to know that, oh, okay. तो धीरे धीरे ये इमर्जेंस आया, और धीरे धीरे ये फीलिंग जो है, ये जो कॉन्शियसनेस होता है, ये जो अवेयरनेस होती है ना, कॉन्शियसनेस बहुत आपको बुक में मिलेगा। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है बेसिकली अवेयरनेस, ठीक है, अपनी आत्मा, कॉन्साइंस मतलब आत्मा होती है बेसिकली। तो धीरे धीरे लोगों के अंदर अवेयरनेस आने लगी कि ओके, तो धीरे धीरे वहाँ से ये स्टार्ट हुआ इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म। उसके बिफोर क्या थे, टेरिटरी थी, एंड फिर धीरे धीरे ये कॉन्शियसनेस आया, एंड धीरे धीरे इवेंचुअली इट स्टार्टेड। और हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या फैक्टर्स थे। ये तो ओवरऑल तो हम समझ गए कि ब्रिटिश के आने से कि कैसे एक एंटागोनिस्ट हो गए, कि हम उसके ऑपोजिट जाके चीज़ें करने लगे। तो ये तो एक चीज़ हुई, और उसके साथ हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हम चैप्टर पढ़ना है, हमें एक सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। तो हम समझेंगे कि इकोनॉमिक पैरामीटर्स क्या थे, पॉलिटिकल पैरामीटर्स क्या थे, या सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स का क्या। उस वक्त साथ साथ दो चीज़ें चल रही थी, एक तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स भी साथ साथ चल रहे थे। तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स का क्या रोल हुआ, और कैसे उसने हेल्प किया एक इमरजेंस में, आपके नेशनलिज्म की फीलिंग के इमरजेंस में कैसे हेल्प किया, एक तो हम वो समझेंगे। और जो फाइनल स्टेज, जो फाइनल इस टॉपिक में दिया हुआ है, वो है कांग्रेस के बारे में। तो इसमें कुछ भी रटना नहीं है, वी हैव टू अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं कि बस हम पढ़ लेंगे अच्छा ये है अभी कांग्रेस बन गई, नो, वाई, क्यों बना कांग्रेस, देयर मस्ट बी सम रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। अभी क्या हुआ, लोग यूनाइट हो गए, ठीक है, लोग यूनाइट होने लगे। अब लोग यूनाइट हो रहे हैं तो एक फीलिंग ऑफ वननेस आने लगी, तो धीरे धीरे दे स्टार्टेड फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस। अभी आप अलग लोगों में ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते, आप इकट्ठे एक लोगों में ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो टू फाइट फॉर वन सिंगल कॉज। तो वो कॉज क्या था, ब्रिटिशर्स एंड ब्रिटिश रिप्रेशन। तो ब्रिटिश रिप्रेशन को काउंटर करने के लिए फिर धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशंस बने, कुछ अटेम्प्ट्स हुए, कुछ 4-5 और ऑर्गेनाइजेशंस बने, फिर धीरे धीरे वन डे वो इवॉल्व होते होते इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया, और जो एक पैन इंडिया, एक होल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बना, इसीलिए उसका नाम भी था इंडियन नेशनल कांग्रेस। हर स्टेट से, हर लैंग्वेज से लोग उसमें पार्टिसिपेट करने लगे, उसके मेंबर्स बनने लगे, एंड इवेंचुअली वो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसने इंडिया को फ्रीडम दिलाने में हेल्प किया। एंड उसका जो जनरेशन से आज भी हम चले आ रहे हैं, और आज भी हमारे देश में कांग्रेस पार्टी है। सो दैट कांग्रेस पार्टी वॉज स्टार्टेड way back in late 19th century.
So this was the gist of the chapter. This is what the chapter is. This is what it is. So nation is what? Nation is a feeling. Okay. So nation, when country is a territory, country we know, okay, this much area, this much area is mine. जैसे आपका घर है, ठीक है, you know this boundary, this is mine. तो आपको पड़ोसी का भी पता होता है कि ठीक है ये उतनी बाउंड्री, ये उसका घर है. बट यू फील फॉर योर पीस ऑफ लैंड. व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग फॉर योर पीस ऑफ लैंड, देन इट बिकम्स अ नेशन. So this is what a nation is, and this is what the nationalism is. Okay, so I hope you must have understand this thing. So we'll know this thing कि the rise of nationalism in India. ठीक है, तो यही है. आप देखो इसमें कोई वो नहीं है. Just a second. So what is a nation? Nationalism is a feeling. Okay, feeling of what? Feeling of oneness, common consciousness. What consciousness is? Basically the awareness that वी आर वन, वी शेयर वन टेरिटरी. हमारी हिस्ट्री एक जैसी है, हमारा पॉलिटिक्स एक जैसा है, हमारा कल्चर एक जैसा है, एंड पीपल स्टार्टेड टू यूनाइट. सो दिस वॉज नेशनलिज्म. दिस वॉज द वेव ऑफ नेशनलिज्म. एंड वाई इट केम इन द लेट 19th century, जिसमें 1857 के रिवोल्ट का बहुत बड़ा रोल होता है. ठीक है, शेयर टेरिटरी, कॉमन बैकग्राउंड. ठीक है, सॉरी माई बैड, कल्चरल वैल्यूज़, वन नेशन. ठीक है, इस तरह से आते हैं. अब ये भी हमने समझ लिया कैसे धीरे धीरे फ्यूल किया. अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या ऐसे स्पेसिफिक रीजंस थे जिसने नेशनलिज्म को इमर्ज करने में हेल्प किया. तो सबसे पहला तो क्या था, ये 1857 में तो और डिटेल में दिया हुआ है. ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था लोगों का. सबसे पहले लोगों का दिमाग कब घूमता है? जब उनके पास पैसा नहीं होता है ना. जब आप उनके पैसे के साथ छेड़ते हो, आप कुछ भी छेड़ दो तो फिर भी वो चुपचाप चलता है उनका. बट व्हेन यू स्टार्ट ऑप्रेसिंग अ पर्सन और उसके पैसे से आप उसको वो करोगे तो फिर तो बहुत, बिकॉज मनी इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ. ठीक है, तो कुछ सेक्शंस थे सोसाइटी में. कुछ लोग पीजेंट्स थे, कुछ लोग आर्टिजन्स थे, कुछ वर्किंग क्लास थे, कुछ एजुकेटेड इंडियंस थे. सबके साथ इकोनॉमिक रिप्रेशन हो रहा था. कैसे हो रहा था? एज वी नो, पीजेंट्स के साथ क्या हो रहा था? पीजेंट्स के साथ टैक्स का इशू हो रहा था. डेट में फंस रहे थे. उनके लैंड पे उपज नहीं हो रही, ये टैक्स पर टैक्स बढ़ा रहे हैं, टैक्स देने के लिए ये लोन ले रहे हैं, डेट ले रहे हैं, फिर वो डेट के ट्रैप में फंस जा रहे हैं. तो ऐसे करके ये पूरा ट्रैप चल रहा था. और इस ट्रैप में फंस के पीजेंट्स की हालत बहुत बेकार हो गई. ठीक है, आर्टिजन्स के साथ क्या हुआ, क्राफ्ट्समैन के साथ क्या हुआ, सब हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है. आर्टिजन्स के साथ क्या हुआ, क्राफ्ट्समैन के साथ क्या हुआ, इनके साथ क्या हुआ. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. एज वी नो कि इंडिया में ये सिस्टम, ये लोग क्या करते थे, ये लोग रॉ मटेरियल्स यहाँ से लेते थे. ठीक है, और रॉ मटेरियल्स लेके क्या करते थे, ब्रिटेन ले जाते थे. वहाँ पे इंडस्ट्री में फिनिश्ड गुड बनाते थे और वहाँ से लेके आते थे और बहुत महंगे दाम पे यहाँ पे बेचते थे. और सिर्फ ये नहीं करते थे, उसके साथ क्या करते थे इन लोग, धीरे धीरे स्लोली इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया. तो ऑब्वियसली आर्टिजन एंड क्राफ्टमैन, दे वर लिटरली जॉबलेस. ओके, दे हैड नथिंग टू डू. एंड उसकी वजह से ये लोग क्या हुए, ये लोग खेती में आ गए वापस. जहाँ पर एक पीस ऑफ लैंड में पहले घर का कोई एक इंसान काम करता था, जैसे एक इंसान काम करता था और बाकी 2 इंसान आर्टिजन थे, अब इनकी तो जॉब चली गई. अब उस एक पीस ऑफ लैंड में 3 लोग आ गए. तो क्या हुआ, स्ट्रेस बढ़ गया लैंड पे. ज़रूरत एक ही इंसान की, उसमें 3 लोग काम कर रहे हैं. और ये आज तक चला रहा है ये प्रॉब्लम, है ना. तो इस तरह से धीरे धीरे पूरा एग्रीकल्चर का ख़राब हो गया सिस्टम. पीजेंट्स, आर्टिजन्स, क्राफ्ट, वर्किंग क्लास पीपल, जो कुछ फैक्ट्रीज यहाँ पे भी लगी थी, तो उसमें जो फैक्ट्री में जो लोग थे, फैक्ट्री में जो वर्किंग क्लास थे, उनके साथ बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता था. ठीक है, तो उनको भी वेज नहीं देते थे सही से, फिर उनको लीव्स नहीं देते थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर करते थे. तो ये काफ़ी परेशान थे ये लोग भी. एजुकेटेड इंडियंस जो थे, जिनको जॉब, जो सर्विस क्लास में जा रहे थे, जो जॉब कर रहे थे, डॉक्टर्स बन रहे थे, लॉयर्स बन रहे थे, ये सब बन रहे थे, डिस्पाइट रिसीविंग द सेम एजुकेशन, डिस्पाइट क्वालिफाइंग द सेम एग्ज़ाम. बट क्या कर रहे थे, प्रमोशन, ब्लीक प्रमोशन, है ना. ब्लीक प्रमोशन मतलब क्या होता है कि सही से प्रमोशन नहीं देना. ठीक है, तोड़ के प्रमोशन दे रहे हैं, उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा सही से. फिर काफ़ी, जैसे इनको ब्लीक प्रमोशन था. ठीक है, फिर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हैं इनको.
ठीक है, तो इनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे सिमिलर होने के बाद भी, क्योंकि क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये प्योर यू कैन से रेसिस्ट बिहेवियर कर रहे थे, एंड क्योंकि वो बहुत अंदर से ये चीज़ को बिलीव करते थे कि इंडियंस हमारे बराबर के नहीं हैं, चाहे कितना भी पढ़ ले, कितना भी कर ले, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्किन कलर, जस्ट बिकॉज ऑफ हाउ वी लुक, जस्ट बिकॉज व्हाट वी ईट, हम अलग थे, हम छोटे थे। तो ये ऑब्वियसली ये इकोनॉमिक पॉलिसीज साथ में चल रही थी, तो इसने काफ़ी रोल प्ले किया इमर्जेंस ऑफ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। फिर काफ़ी रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज़ लेके आए। व्हाट आर पॉलिसीज़ आर बेसिकली जो गवर्नमेंट लेके आती है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज़ लेके आती थी, कुछ लॉज बनाती थी, कुछ रूल्स बनाती थी, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इन लोगों ने बहुत रिप्रेसिव बनाई, रिप्रेसिव मतलब बहुत पिछड़ी हुई बनाई, जो इंडियन पॉपुलेशन को स्पेसिफिकली टारगेट कर रही थी। जैसे और भी चीज़ क्या हुई उस टाइम पे, एक चीज़ हुआ ग्रैंड दिल्ली दरबार 1877 में, और लॉर्ड लिटन, जस्ट टू गिव मी अ सेकेंड, 1877, लेट मी कंफर्म। Okay. Oh, okay. Sorry, my bad. 1877. Obviously, it's very later than 1857. तो 1857 में क्या हुआ? 1857 में what happened? 1857 में 1858 में क्या हुआ कि कंपनी रूल से क्या हो गया? अगेन लास्ट चैप्टर, कंपनी रूल से क्या हो गया? क्राउन रूल हो गया, ठीक है। क्राउन रूल में चेंज हो गया। अब हमारी एम्प्रेस बन गई थी कौन? क्वीन विक्टोरिया, ठीक है। तो इसके स्वागत में, क्वीन विक्टोरिया के स्वागत में जो वाइसरॉय थे तभी के, लॉर्ड लिटन, उन्होंने बहुत बड़ा ऐसा ग्रैंड दिल्ली दरबार बनाया, और उसमें बहुत पैसे खर्च हुए, लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज़। एंड साइमल्टेनियसली व्हाट वाज हैपनिंग, इंडिया में फेमाइन चल रहा था, और बहुत ही बेकार फेमाइन, बहुत ही सीवियर फेमाइन चल रहा था। तो उस टाइम पे अब एक तरफ आपको अनाज नहीं है खाने को, एक तरफ ग्रेन नहीं है खाने को, हमारे पास लोगों के पास इतनी बुरी हाल है, लोग लिटरली भूख से मर रहे हैं। आई मीन भूख से मरना इज़ वन ऑफ द वर्स्ट थिंग, कि भूख से भी लोग मर रहे हैं। तो भूख नहीं है, खाने को अनाज नहीं है, उसके लिए मर रहे हैं, और आप लाखों लाख रुपया खर्च कर रहे हो, है ना। तो ये लोगों के अंदर ऑब्वियसली एंगर करेगा। तो लोगों के अंदर अगर एंगर आएगा तो लोगों के अंदर ये फीलिंग आएगी कि ओके, तो ये नेशनलिज्म की फीलिंग को ऑब्वियसली फ्यूल करेगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? तो ये भी लॉर्ड लिटन का था। वर्नाकुलर क्या होता है? व्हाट इज़ वर्नाकुलर? वर्नाकुलर बेसिकली मीन्स लोकल, ओके। तो लोकल लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर चल रहे थे उस पर सेंसरशिप लगा दिया गया था, कि ये जो लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर चलेगा उसको बैन कर देते थे ये लोग। जो किसी भी तरह से ब्रिटिश के अगेंस्ट में इन लोगों ने कुछ भी अगर छापा होता है तो ये क्यों करते थे? क्योंकि अब मास जनता तो इंग्लिश नहीं जानती थी, तो इन लोगों ने वर्नाकुलर प्रेस पे लगाया सेंसरशिप, कि पढ़ तो जनता वर्नाकुलर न्यूज़पेपर रही है, चाहे हिंदी में पढ़ रही होगी, चाहे मराठी में पढ़ रही होगी, चाहे बंगाली में पढ़ रही होगी, ठीक है। तो उसको ये लोगों ने पूरा सेंसरशिप लगा दिया, उसको बैन लगा दिया, क्योंकि सोशल मीडिया का तो ज़माना नहीं था उस टाइम, है ना। अभी न्यूज़ लोगों तक कैसे पहुँचती थी? प्रेस के थ्रू पहुँचती थी। इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं था, फॉरगेट अबाउट सोशल मीडिया, प्रेस वॉज द ओनली मीडियम। तो प्रेस में सेंसरशिप लगा दिया कि ये लोगों तक जाने ही नहीं देंगे। लोगों तक जाने ही नहीं देंगे तो लोगों के अंदर गुस्सा नहीं आएगा, लोगों के अंदर गुस्सा नहीं आएगा तो फिर वो ब्रिटिशर्स दे फेल्ट दे वर प्रोटेक्टेड। और क्या हुआ? इंडियन आर्म्स एक्ट 1878। इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 में क्या हुआ कि बिफोर दिस इंडिया में अगर कोई इंसान, अगर फैक्ट्री है तो कोई अपना आर्म्स बना रहा है, फिर आर्म्स बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बट इसके बाद इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने सेंसरशिप उस पर भी लगा दिया। इन लोगों ने क्या लगा दिया? रूल बना दिया कि इंडिया में आर्म्स रखना, आर्म्स प्रोड्यूस करना वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ लाइसेंस गिवन बाय द ब्रिटिशर्स, और ये सिर्फ इंडियंस के लिए था। अगेन डिस्क्रिमिनेटरी, ठीक है, कि अभी लाइसेंस रखना, अगर गन रखना है या गन का प्रोडक्शन कहीं होगा, किसी फैक्ट्री में बनेगी, जब तक ब्रिटिशर्स लाइसेंस नहीं देंगे तब तक वो नहीं होगा। ब्रिटिशर्स किसको लाइसेंस देते थे? सी, लाइसेंसिंग इज़ नॉट बैड, बट लाइसेंसिंग आप आज भी होती है लाइसेंसिंग, आप क्रिमिनल को लाइसेंस नहीं देते हो, जिसको ज़रूरत है उसको लाइसेंस देते हो। बट इनका बेसिस क्या था लाइसेंस देने का? इनका लाइसेंस देने का बेसिस था कि वैसे लोगों को ये लाइसेंस देते थे जो ब्रिटिशर्स के पूछ थे,
जो ब्रिटिशर्स जो ब्रिटिशर्स के पीछे पीछे घूमते थे, जो ब्रिटिशर्स के चेले टाइप थे, उनको देते थे, इनको नहीं देते थे, जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है उनको नहीं देते थे. तो लाइसेंसिंग इज़ नॉट बैड, बट द बेसिस ऑन विच वो लाइसेंसिंग दे रहे थे दैट वाज बैड. ओके, तो वो बेसिकली वो नहीं चाहते थे कि 1857 का रिवॉल्ट जैसा कुछ वापस आए, तो इसके लिए ये मेजर ले रहे थे कि लोगों के पास आर्म्स ना हो. सिविल सर्विस एग्ज़ाम, इसके रूल निकाला इन लोगों ने 21 से 19 कर दिया. ठीक है, अभी इतना कम कर दिया कि और चांसेस कम कर दिए कि, और इंडियंस के लिए कर रहे हैं, माइंड दिस थिंग, कि ये और कम कर दिया ताकि लोग और पार्टिसिपेट ना करें, और ब्यूरोक्रेसी में ना जा पाए, और लॉ मेकिंग में ना जा पाए. और एक लास्ट क्या है, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, जिस अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी. इल्बर्ट बिल, इससे आपके एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आता है कभी कभी. इल्बर्ट बिल, सी बी इल्बर्ट जो थे वो एक लॉ मिनिस्टर थे. ठीक है, और हर जगह क्या होता है, कुछ लोग अच्छे होते तो कुछ लोग बुरे भी होते. तो ये थोड़ा अच्छा और थोड़ा मॉडरेट लॉ मिनिस्टर था, जो ऑब्वियसली ब्रिटिश था. तो इसने एक बिल लाया. उस बिल में क्या था कि जैसे जो जज का एग्ज़ाम देके, जुडिशरी का एग्ज़ाम देके जो लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करते थे जुडिशरी का, तो उसमें इंडियंस भी थे, सेम एग्ज़ाम क्वालिफाई करते थे. तो उस बिल में बोला कि अगर कोई इंडियन जज है तो वो नॉर्मल ब्रिटिश सिटीज़न को, जो इंडिया में रह रहा है उस टाइम पे, जैसे अगर कोई बहुत सारे ब्रिटिशर्स रहते थे ना, उनकी फैमिलीज़ रहती थी, अगर कोई ऑफिसर यहाँ काम कर रहा है तो उनकी पूरी फैमिली रहती थी. तो ऐसे काफ़ी ब्रिटिशर्स जो थे, कॉमन ब्रिटिशर्स जो किसी पोस्ट पे खास नहीं थे, वो लोग भी यहाँ पे रहते थे. तो अब अगर उन लोगों ने कोई क्राइम किया या उन लोगों ने कुछ सिविल ऑफेंस किया, क्रिमिनल ऑफेंस किया, तो उनको भी तो चाहिए ना कि जेल भेजेंगे, उन पर ट्रायल करेंगे. तो उस पर पहले सिर्फ ब्रिटिश जज ही कर सकते थे. तो इल्बर्ट बिल में आया कि नहीं, इल्बर्ट बिल में क्या आया कि क्योंकि सेम क्वालिफिकेशन है इंडियन जजेस का भी, सेम एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, तो इंडियन जजेस भी ब्रिटिशर्स को क्या करेंगे, ट्रायल में सज़ा सुना सकते हैं. अब इसकी इतनी कंट्रोवर्सी हुई कि कॉमन ब्रिटिशर्स जो थे यहाँ पे, उन लोगों ने इतना रिवोल्ट किया कि जो एक ट्रू एसेंस दिखाया कि ब्रिटिशर्स कितना रेसिस्ट बिहेव करते हैं. एंड ये बिल्कुल भी अपने बराबर नहीं समझते, अपने बराबर तो छोड़ो, बहुत ही नीचा समझते. एक इंसान है जिसने जुडिशरी, आज जो हम सोचो, एक कॉमन पर्सन है और एक जज है, तो उसने कॉमन ब्रिटिशर्स हैं और इंडियन जज हैं, नथिंग. इंडियन जज बहुत नीचे हैं कॉमन ब्रिटिशर्स के. तो ये भी एक काफ़ी वो था कि आई ओपनिंग था फॉर द इंडियंस की ब्रिटिशर्स आर वेरी रेसिस्ट, वेरी वेरी रेसिस्ट. तो ये सब क्या हुआ, एक ऐसे फैक्टर्स थे जिसने काफ़ी रोल प्ले किया टू टू इन्हांस एंड स्ट्रेंथन द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. ओके, नाउ एक और चीज़ हो रही थी. अभी क्या हो रहा था, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट भी चल रहा था साथ साथ. अभी हमें देखना है कि ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ने कैसे नेशनलिज्म में रोल प्ले किया, क्योंकि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इंडियंस कर रहे थे, है ना. ऐसा नहीं था कि कुछ ये ब्रिटिशर्स कर रहे थे कि हम उसके गुस्से में आ गए और हमको ब्रिटिशर्स गंदे लगने लगे और हमको अपने इंडियंस एक जैसे लगने लगे. नहीं, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट कौन ड्राइव कर रहा था, इंडियंस ड्राइव कर रहे थे. एंड एक्चुअली अब देखो एक चीज़ हुई, ठीक है, ये अलग से भी एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट को हमको समझना है कि हुआ क्या. सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में क्या हो रहा था कि अब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट किया. तो कुछ सेक्शन जो इंडिया के उस टाइम पे भी जो मिडिल क्लास सेक्शन थे और जो थोड़े पढ़े लिखे सेक्शन थे, उन लोगों ने स्टार्ट किया और उन लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट करी. जस्ट अ सेकेंड. तो उन लोगों ने इंग्लिश एजुकेशन लेना शुरू किया. ठीक है, तो अब जब इंग्लिश एजुकेशन लेना इन लोगों ने शुरू किया, तो इंग्लिश एजुकेशन और वेस्टर्न एजुकेशन का कुछ इम्पैक्ट हुआ. तो उस वक्त इंग्लिश एजुकेशन एक्चुअली में थोड़ा आगे निकल गया था. और वो किस चीज़ पे बेस्ड था, ये आपके बुक से डायरेक्टली लिया है मैंने, तो ये वर्ड्स आपको पते होने चाहिए. इंडियन एजुकेशन रैशनल, ह्यूमैनिटेरियन एंड साइंटिफिक अप्रोच वाला था. रैशनल का मतलब क्या होता है, रैशनल मतलब होता है समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू ब्रेन. ओके, तो ऐसा नहीं है कि बस आपकी किताब में लिख दिया है, किसी ने आपको कुछ बोल दिया है तो आपको मानना होगा. नहीं, इंग्लिश एजुकेशन ने, वेस्टर्न एजुकेशन ने सिखाया कि नहीं, स्टार्ट क्वेश्चनिंग, अपना रीज़न लगाओ, अपना ब्रेन लगाओ. ठीक है, तो ये किस बेसिस पे था, रैशनल. तो यहाँ से इंडियन जो मिडिल क्लास लोग थे जिन्होंने एजुकेशन ले लिया था, दे स्टार्टेड टू लर्न दिस
Humanitarian. What is humanitarian? Humanitarian is basically something which revolves around a human being. कि ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर को और ह्यूमन बीइंग के हैप्पीनेस को हम इम्पोर्टेंस देते हैं. मतलब ह्यूमन बीइंग वर्सेस क्या होती है हमारी, ह्यूमन बीइंग वर्सेस कम्युनिटी, है ना. एक इंडिविजुअल है और पूरी कम्युनिटी है. कम्युनिटी हैप्पीनेस इज़ फाइन, कम्युनिटी इज़ फाइन, बट वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस. मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे सती प्रथा चलती थी, तो उस टाइम पे ये कम्युनिटी का नॉर्म था. ठीक है, कम्युनिटी का नॉर्म था कि ऐसा होगा. तो कम्युनिटी इज़ फाइन, बट कम्युनिटी के नॉर्म को बचाने के चक्कर में एक इंसान को हम ख़त्म नहीं कर सकते. तो इंसान के सेंटर को भी देखना है, सिर्फ समाज नहीं देखना, इंसान के बारे में भी सोचना है, इंसान के हैप्पीनेस के बारे में, एक इंडिविजुअल के हैप्पीनेस के बारे में भी सोचना है. दैट इज़ व्हाट ह्यूमैनिटेरियन इज़. एंड साइंटिफिक अप्रोच, ऑब्वियसली कि रीज़न करो, साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए, ऐसे कुछ भी बता दे, कुछ भी सिखा दे, ये नहीं होना चाहिए. तो इन लोगों ने ये थोड़ा पढ़ा, तो देन इनको रियलाइज़ हुआ. उस टाइम पे जो इंडिया का कल्चर था, दो डोमिनेंट कल्चर थे, एक इस्लाम और एक हिंदुइज़्म. ये दो डोमिनेंट कल्चर चल रहे थे और इसमें बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट थे जो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स थे, विच वॉज नॉट वेरी गुड. तो इन लोगों ने धीरे धीरे उसको क्वेश्चन करना शुरू किया और उसमें जो खामियां थी उस पर काम करना शुरू किया. एंड इन्होंने क्या किया फिर, देन दे रियलाइज द नीड टू रिफॉर्म द रिलीजन एंड सोसाइटी. ठीक है, और क्या हुआ, इसी से उन लोगों ने बोला कि दिस इज़ द ओनली पाथ टू प्रोग्रेस. जब तक हम रिलीजन और सोसाइटी को रिफॉर्म नहीं करेंगे हम प्रोग्रेस की तरफ नहीं बढ़ेंगे. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, और बहुत अच्छी चीज़ करी उन्होंने ना, उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन और वेस्टर्न कल्चर को इतना ग्लोरीफाई कर दिया कि उसको सब कॉपी कर लिया, और ना ही इंडियन कल्चर को ऐसा बोला कि तो बिल्कुल ही बेकार है, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है. नो, दे डिडंट डू दैट. व्हाट दे डिड वाज द एक्सेप्टेंस ऑफ बेस्ट ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट. जो हमारे ईस्ट के साइड के जो कंट्रीज़ हैं, जो इंडिया है, इंडियन के कल्चर को भी लिया और वेस्टर्न कल्चर को भी लिया, एंड जो बेस्ट था दोनों के बेस्ट को फ्यूज़ किया. इसीलिए fought for individual liberty and social equality. This is what a social reform movement was. What was the social reform movement in short? कि few educated मिडिल क्लास इंडियंस जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन लिया था, और वेस्टर्न एजुकेशन किस चीज़ पे बेसिस था, रैशनल, ह्यूमैनिटेरियन एंड साइंटिफिक अप्रोच. तो दे स्टार्टेड टू लर्न टू क्वेश्चन. तो उन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, और जो रीति रिवाज और जो चीज़ें सदियों से चली आ रही थी उसको उन्होंने क्वेश्चन किया, जो सही नहीं था, और उस पर वो लोग चेंजेस लाए. और उनका एम क्या था, उनका एम था कि हम एक प्रोग्रेस तभी करेंगे जब हम इंडिविजुअल के फ्रीडम और सोसाइटी में इक्वालिटी लेके आएंगे. तो दिस वाज द मेन इथॉस, दिस वाज द मेन एम ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट. ओके, तो हमें एक्चुअली ज़्यादा नहीं पढ़ने, हमें दो इम्पॉर्टेंट रिफॉर्मर पढ़ने हैं. ठीक है, एक तो हमें पढ़ना है राजा राम मोहन रॉय के बारे में, एक पढ़ना है हमें ज्योतिबा फुले के बारे में. बस हमें दो ही पढ़ना है. ओके, तो ये दो रिफॉर्मर्स के बारे में हमें पढ़ना है. ठीक है, अब राजा राम मोहन रॉय जो थे वो तुम्हारे just a second, yes, so he was one of the pioneers, मतलब he was one of the first to talk about social religious movements and reform in Indian society. और काफ़ी ग्रेट ह्यूमनिस्ट थे. अभी हमने समझा ह्यूमनिस्ट का मतलब, ऑब्वियसली ह्यूमन वेलफेयर को काफ़ी तवज्जो देते थे, और प्लेस और काफ़ी, once we'll अभी learn about राजा राम मोहन रॉय, you will understand how great he was and how टाइम से कितने आगे थे, हाउ अहेड ही वॉज ऑफ हिज टाइम. उन्होंने कितनी अच्छी चीज़ें करी हैं जो आज भी हमें सीखनी चाहिए, एंड वी शुड अप्लाई दिस इन आवर सोसाइटी एंड इन आवर मेंटालिटी एंड इन आवर थॉट प्रोसेस. ओके, तो इन लोगों ने, ये तो पहला ह्यूमनिस्ट थे, तो ठीक है, ओके, ह्यूमन वेलफेयर एंड हैप्पीनेस को सेंटर में रखते थे. ठीक है, अब देखो ये कितने स्कॉलरली इंसान थे. इन्होंने संस्कृत, अरबिक लिटरेचर, पर्शियन लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, फ्रेंच लिटरेचर, सब कुछ पढ़ लिया था, सब कुछ. ठीक है, इन्होंने हिंदी फिलॉसफी भी पढ़ी, कुरान भी पढ़ा, बाइबल भी पढ़ा, एवरीथिंग, ही रेड एवरीथिंग. एंड देन फिर उसके बाद इन्होंने काफ़ी समाज में, ये पहले तो इन्होंने खुद सीखा, उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1828 में ब्रह्मो समाज एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कैलकाटा में, इन्होंने पहले
इसको स्टैब्लिश किया। अब ब्रह्मो समाज में इन्होंने क्या किया, एडवोकेट किया किसको, मोनोथिज्म। व्हाट इज मोनोथिज्म? प्रीचिंग एंड फॉलोइंग वन गॉड। ओके, तो मोनोथिज्म स्टार्ट किया। फिर उन्होंने आइडियोलेट्री मतलब ये मूर्ति पूजा के अगेंस्ट किया, क्योंकि सी मूर्ति पूजा का क्या सीन था उस टाइम पे कि लोग कुछ सोचते नहीं थे। मूर्ति पूजा का अपना लॉजिक है, वो लॉजिक नहीं पता है किसी को। नाउ वी नो व्हाट आर द लॉजिक्स, बट उस टाइम पे कुछ लॉजिक नहीं पता था। उस टाइम बस उनको लगता था कि बस ऐसे ही है, यही पत्थर है, यही सब कुछ है। तो उसको उन्होंने फाइट किया, उन्होंने बताया कि नहीं ऐसे नहीं होता है। उन्होंने ट्रू सेंस बताया गॉड का, गॉड के बारे में बताया, रिचुअल्स के अगेंस्ट गए। ठीक है, फिर उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स कैसे कैसे सोशल, ये तो उन्होंने रिलीजन को किया। अभी सोशल सोसाइटी में क्या रिफॉर्म्स लाए उन्होंने, सती के अगेंस्ट, पर्दा सिस्टम, पॉलीगैमी, है ना। पॉलीगैमी क्या होता है, मल्टीपल, अ मैन हैविंग मल्टीपल वाइफ्स। तो इसको चैलेंज किया, इसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया। ठीक है, वुमेन्स के प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात करी। तो ये काफ़ी, और 1829 में फाइनली इनके एफर्ट से विलियम बेंटिंग जो उस टाइम के वॉइस रॉय थे, उन्होंने सती को बैन कर दिया। 1829 में लॉ से बैन कर दिया कि अब अगर कोई सती करेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। सो दैट इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट ही वॉज। जस्ट अ सेकेंड, सती बैन हो गया इनके एफर्ट्स से। और जर्नलिज्म में काफ़ी रोल रहा है इनका। अब वाई जर्नलिज्म, क्यों अभी जर्नलिज्म से क्या है, आप तो रिलीजन के बारे में बात कर रहे हो, आप सोसाइटी के सोशल रिफॉर्म के बारे में बात कर रहे हो, बट जर्नलिज्म के बारे में कैसे हुआ, वो पब्लिक ओपिनियन को रेज कैसे करेंगे, है ना। वो अपने तक तो है बट लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, उनके ओपिनियन को कैसे बढ़ाएंगे। तो ही स्टार्टेड राइटिंग अ लॉट ऑफ जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, काफ़ी चीज़ें लिखने लगे, करंट इंटरेस्ट के बारे में बताने लगे। ठीक है, लोगों के पॉपुलर डिमांड्स होते थे उस टाइम पे, ग्रीवियंसेस, क्या क्या उनको शिकायतें थी अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ये भी वो न्यूज़पेपर में बताते थे, अपने जर्नल्स में बताते थे, और जर्नल्स के थ्रू लोगों को भी एजुकेट करते थे। ठीक है, और ही वॉज अगेन द पायनियर ऑफ पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स क्या होती है कि अपने अधिकार के बारे में बात करना, ठीक है, राइट्स के बारे में बात करना। तो उन्होंने काफ़ी जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग राइट को एबॉलिश करने के लिए आवाज़ उठाई। ठीक है, काफ़ी हेवी एक्सपोर्ट ड्यूटी थी जो यहाँ से अगर हम कुछ भी रॉ मटेरियल, फिनिश गुड भेजना चाह रहे हैं, कुछ भी बेचना चाह रहे हैं, यहाँ के लोग अगर ट्रेड करना चाह रहे हैं तो उस पर काफ़ी हाई ड्यूटी थी। तो ये सब के अगेंस्ट उन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए बात किया। तो ये सब चीज़ों के बारे में इन्होंने बात किया, एंड it was very 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 important, has and one of the most important social reformer in the country. Okay, and the second one is the Jyotiba Phule. Jyotiba Phule ने mostly क्या किया है, Jyotiba Phule ने एक तो women और social justice, मतलब जो उस टाइम पे जो ऐसे so called lower class होते थे उनके अगेंस्ट बहुत ऑपरेशन होता था, बहुत ज़्यादा। तो उनके लिए लड़ाई लड़ी, विमेन के लिए लड़ाई लड़ी, गर्ल्स एजुकेशन, पहला गर्ल्स स्कूल बनाया, फिर धीरे धीरे और भी ज़्यादा स्कूल्स खोले गर्ल्स के लिए। इन्होंने और इनकी वाइफ ने, सावित्रीबाई फूले ने, इन लोगों ने मिलकर काफ़ी एफर्ट्स लगाए टू अपलिफ्ट द वुमेन, क्योंकि वुमेन को कोई नहीं पढ़ाता था, चाहे वो अपर कास्ट की वुमेन हो, लोअर कास्ट की वुमेन हो, हिंदू वुमेन हो, मुस्लिम वुमेन हो, कुछ में दिक्कत नहीं था। तो वुमेन को कोई नहीं देख रहा था, तो वुमेन के लिए इन लोगों ने काम किया, और ज्योतिबा फुले ने और उनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले ने, इन लोगों ने काम किया, और काफ़ी काम किया, एंड बहुत लोअर क्लास के जो लोग थे उनके लिए काम किया, वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए किया। फर्स्ट गर्ल्स स्कूल खोला पुणे में, विडो रिमैरिज के लिए भी बात किया। फिर गुलामगिरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने एक वर्ड लिखा था गुलामगिरी, इनका जर्नल था। तो गुलामगिरी ने इन्होंने बताया कि कस्टम और कल्चर से कैसे लोअर क्लासेस के साथ गलत हो रहा है, उसके अगेंस्ट, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। सत्यशोधक समाज 1873 में इन्होंने स्टार्ट किया। उन्होंने क्या किया था, राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज, इन्होंने क्या किया, सत्यशोधक समाज। एंड सोशल जस्टिस फॉर द वीकर सेक्शन, ठीक है, ताकि उनको भी एक सोशल लेवल पे जस्टिस मिल सके, ताकि उनके साथ सोशली गलत ना हो, एज अ सोसाइटी उनके साथ गलत ना हो। तो ये तो था, ये जो हमने पढ़ा, ये क्या था, ये हमने अलग से समझा कि सोशल रिलीजियस मूवमेंट जो चल रहा था, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो चल रहा था, उसमें हमने दो इंपॉर्टेंट नेम्स पढ़े। बट एक्चुअली हमारा चैप्टर क्या है, हमारा चैप्टर है इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, है ना, नेशनलिज्म। तो ये नेशनलिज्म में कैसे हेल्प करता है, तो नेशनलिज्म में कैसे हेल्प किया कि सुपीरियॉरिटी ऑफ इंडियन कल्चर के बारे में इन लोगों ने रिफॉर्म किया, और इन लोगों ने
पुराने वेदास के बारे में बताया और काफ़ी अच्छी चीज़ों के बारे में बताया, आयुर्वेदिक सिस्टम के बारे में बताया, योगा के बारे में स्टार्ट किया बताना। देन क्योंकि इन्होंने खुद ही पढ़ना शुरू किया तब दे रियलाइज कि नो, इंडियन कल्चर इज़ अ वेरी गुड कल्चर एंड इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू गिव टू वेस्ट। तो इन्होंने फिर सुपीरियोरिटी ऑफ इंडियन कल्चर, सी वी हैव टू अंडरस्टैंड कोई हम पे राज कैसे करता है। कोई हमारे दिमाग, हम पे दो तरह से राज किया जाता है, एक तो आप फिजिकली आके हमें गुलाम बनाओगे और एक तो हमें दिमाग से भी गुलाम बनाओगे ना। तो ब्रिटिशर्स ने हमें दिमाग से गुलाम बना दिया था कि हम बिलीव करते थे कि ब्रिटिशर्स जो है वो बेटर है हमसे, उनका कल्चर बेटर है हमसे, वो सुपीरियर है हमसे। तो ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट आने के बाद इन लोगों ने जो माइंड से जो गुलामी थी, जो मेंटल गुलामी थी लोगों के अंदर, वो तोड़ने की कोशिश करी, जिसमें काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल हुए कि ऐसा नहीं है कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो बहुत सुपीरियर कल्चर है और इंडियन कल्चर बहुत बेकार कल्चर है। तो इन्होंने इंडियन कल्चर को वैदिक टाइम से पढ़ना शुरू किया और इंडियन कल्चर के लिए प्राउड कराना शुरू किया, ताकि खुद से इंसान ना मान ले कि भाई हम तो छोटे हैं। जब खुद ही से मान लेगा हम छोटे हैं तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो इंडियन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट का बहुत बड़ा रोल क्या है, सुपीरियोरिटी ऑफ इंडियन कल्चर को वापस से इस्टेब्लिश किया। फिर अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम, ये सब पे इनको ख़त्म करने के लिए इन लोगों ने काम किया। और ऑब्वियसली जब ये ख़त्म होगा, जब लोग इक्वल होंगे तो ब्रदरहुड की फीलिंग आएगी, है ना। अभी एक कोई छोटा है एक कोई बड़ा है तो उसमें क्या ही भाई ये तो बराबर होंगे ना। तो ब्रदरहुड की फीलिंग आने लगी फिर इसकी वजह से। फिर वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा, एक ऑलमोस्ट 50% जो पॉपुलेशन होता है, चलो 40-45% होगा उस टाइम पे, तो वो पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन वुमेन को इन लोगों ने पढ़ाया लिखाया, तो वुमेन भी आगे आने लगी। एक वर्कफोर्स बढ़ा, जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो लड़ाई कर रहे थे उसमें संख्या बढ़ी, लोगों की नंबर्स बढ़े, वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा, ठीक है। फिर स्वामी दयानंद, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, उन्होंने वर्ड दिया स्वराज। स्वराज का मतलब क्या होता है, राज, है ना, राज करना, राजा। तो स्वराज मतलब खुद का, स्व मीन्स माइंड। तो ये स्वराज का कॉन्सेप्ट दिया कि ब्रिटिशर्स तो नहीं है, ये हमारा खुद का यहाँ पे राज होगा और हमारी खुद की गवर्नमेंट होगी। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया स्वराज का। तो इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है। इंडिया किसके लिए है, इंडियंस के लिए है। और न्यू इगैलिटेरियन मतलब इगैलिटेरियन मतलब होता है इक्वल, तो इक्वल, ताकि एक इक्वल सोसाइटी बने, ऐसे अवेयरनेस एंड ऐसी थिंकिंग डाली, ठीक है। तो दिस वाज द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट एंड द इफेक्ट ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ऑन नेशनलिज्म। एंड द वन टॉपिक विच इज़ लेफ्ट इज़ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो उस पर भी मैंने इंट्रोडक्शन दे ही दिया था आपको स्टार्टिंग में कि अब ऑब्वियसली अब जब अवेयरनेस आ रही है लोगों के अंदर, तो लोग के अंदर अवेयरनेस आ रही है तो लोग अब एकजुट होंगे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, कुछ लोग निकलेंगे जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी, वो लोगों को इकट्ठा करना शुरू करेंगे। तो ऐसे ऐसे करके ऑल ऐसे रीजनल जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस बनना स्टार्ट हुआ। अभी एक ही रात में ओवरनाइट तो ऐसे पैन इंडिया नेशनल लेवल कोई ऑर्गेनाइजेशन बनेगा नहीं। तो धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन बनने स्टार्ट हुए। ऑल्दो वो ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट एरिया के थे, लोकल थे, बट उनका एम इंडियन था। वो ऐसा नहीं, अभी ये सिस्टम नहीं है कि अगर महाराष्ट्र में कोई ऑर्गेनाइजेशन हमने स्टार्ट किया तो हम मराठी पीपल के लिए कर रहे हैं। नो, इट वाज ऑल ओवर इंडिया एंड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल इंडियंस। तो ये एक चेंज आ गया था ऑर्गेनाइजेशन में, धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, ठीक है। एक सबसे पहले एक लैंड होल्डर सोसाइटी कोलकाता में बनी थी, काफ़ी पहले बनी थी, 1838 में बनी थी। तो धीरे धीरे वो पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। बट अब जो हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे वो प्रीकर्सर्स है कांग्रेस के, मतलब कांग्रेस के पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनने लगे, ठीक है। 1866 में बहुत इंपॉर्टेंट है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ओके। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इट वाज फाउंडेड बाय दादा भाई नारोजी, और इन्होंने ब्रिटेन में ये फॉर्म किया था। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, वैसे ही उसी के सिमिलर नाम इन्होंने रखा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये इन्होंने कहाँ पे रखा था, इन्होंने ब्रिटेन में ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था। और इसका एम क्या था कि ब्रिटिश पीपल को और ब्रिटेन के पार्लियामेंट को बताना कि इंडिया में क्या गलत कर रहे हैं। क्योंकि दादा भाई नारोजी जो है सो इस चीज़ में बिलीव करते थे कि ब्रिटिश जो है वो काफ़ी अच्छे हैं और जस्ट एंड गुड है, ठीक है। तो इस चीज़ का उनको एक बिलीव था कि ये जस्टिस करेंगे और ये अच्छे हैं। तो इन्होंने सोचा कि यहाँ पे करप्शन है, तो चलो हम ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जाते हैं एंड वहाँ आवाज़ उठाते हैं। तो इसीलिए फाउंडेड बाय दादा भाई नौरोजी इन लंदन टू इन्फॉर्म ब्रिटिश सिटीजन्स इन द वॉइस ऑफ इंडियन ग्रीवेंसेस, ठीक है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन था
इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने एक ऑल इंडिया मूवमेंट बनाया था, ठीक है। और इनका काफ़ी एम था कि अब मास पार्टिसिपेशन हो। व्हाट इज़ मास? मास मतलब जनरल पब्लिक, जनरल पीपल को हम मास बोलते हैं। तो मास पार्टिसिपेशन हो, पब्लिक मूवमेंट स्टार्ट हो, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी पे काम किया इन्होंने, ठीक है। और काफ़ी ऐसा पब्लिक ओपिनियन को स्ट्रॉन्ग बनाया और ऐसा बोला कि आप इंडियन एसोसिएशन में ऐसा होगा कि लोगों की आवाज़ सुनी जाएगी और लोगों की आवाज़ जो है सो ब्रिटिश गवर्नमेंट तक लेके जाएंगे हम, ठीक है। उसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन क्या बना, इंडियन, ये 1876 से 1883 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, यही सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने ही बनाया था। और ये जो था ये बनते बनते अब इवॉल्व होते होते काफ़ी एक मॉडल बन गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का। एंड फाइनली क्या हो गया, इसको मर्ज कर दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1886 में। तो धीरे धीरे करते करते एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना जिसको हमने नाम दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो ऐसे हमारा जन्म हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। एक नेशनलिज्म की जब फीलिंग आई तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया फाइनली, जिसने, और भी ऑर्गेनाइजेशन साथ साथ चल रहे थे बट इट वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन जो ऑल ओवर इंडिया को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। एक बिगनिंग हुई, ऑर्गेनाइज्ड नेशनल मूवमेंट की बिगनिंग हुई, ठीक है। और ये इस्टेब्लिश हुआ और धीरे धीरे फिर ये कब हुआ था, सबसे पहले इसका फाउंड हुआ था 28 दिसंबर को 1885 में, ठीक है। और काफ़ी यहाँ पे अच्छा ठीक है, इसको भी ऐसे समझते हैं कि एक्चुअली एक पर्सन था A.O. ह्यूम, ठीक है। A.O. ह्यूम वॉज अ पर्सन, ये एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था जिसने हेल्प किया था फॉर्मेशन में, ठीक है। तो ये रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था और इसने काफ़ी जो इंडियन जो ये मेंबर्स थे, लॉयर्स और जिन्होंने सब मिलके ये बनाया था, तो उसके हेल्प से इन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो कि ब्रिटिश के ये पॉलिसीज़ को चेंज करना चाहते थे और एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा करना चाहते थे। सी वी हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ 1885, दिस वाज नॉट 1947। 1885 में एम अभी ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स को उखाड़ के फेंक देना है। अभी उस टाइम पे जो चीज़ें चल रही थी दिमाग में वो ये था कि हमें जो लॉ के तहत जो हमारे साथ ख़राब कर रहे हैं हमको इसको बेटर करना है, हमको अपनी वजह से। अभी हम कैसे पार्लियामेंट में अगर हमारे खिलाफ कुछ होता है तो सरकार के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट एंड एवरीथिंग। सो इट वाज लाइक दैट कि ब्रिटिश के अगेंस्ट फ्यूल था एंड दे स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट एंड दे स्टार्टेड टू टॉक अबाउट देयर इंटरेस्ट। और फिर A.O. ह्यूम ने किया और पहला सेशन हुआ था जो वोमेश चंद्र बैनर्जी थे, उन्होंने फर्स्ट सेशन लिया था और 72 डेलीगेट्स थे जिन्होंने ज्वाइन किया था। अच्छा एक चीज़ और हमें समझनी है कि ब्रिटिशर्स ने ये अलाउ ही क्यों कर दिया, है ना, क्यों कर दिया? आप इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो और ब्रिटिशर्स जब इतने बड़े बड़े एक्ट्स ला सकते हैं, इंडियन आर्म्स एक्ट्स ला सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ला सकते, तो ये क्यों होने दिया, है ना? ये तो आप खुल के बता रहे हो कि हम आपके अगेंस्ट बना रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो ये होने क्यों दिया? तो इसके पीछे ऐसे एक थ्योरी है, ठीक है, ऐसा इसमें कहते हैं, इसको कहते हैं सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, ठीक है। ये आपके बुक में दी हुई है कि बेसिकली कि इन्होंने जो लॉर्ड डफरिन थे, लॉर्ड डफरिन दैट टाइम द वॉइस रॉय, उन्होंने ऐसा सोचा कि कांग्रेस जो एक ऑर्गेनाइजेशन बन रही है इसे हम यूज़ करेंगे टू नो एक्चुअली इनमें चल क्या रहा है, ताकि एकदम से हमें सरप्राइज नहीं हो, है ना। अभी ऑर्गेनाइजेशन चलेगा तो दे नो कि अच्छा ये बात कर रहे हैं, ये डिबेट चल रहा है, ये डिस्कशन चल रहा। तो इन्होंने सोचा कि एक सेफ्टी के जैसा रखेंगे, हम एक सेफ्टी नेट के जैसा रखेंगे। जैसे हमको पता चलेगा कोई मुद्दा ज़्यादा आग ले रहा या कोई हमारी कोई ऐसी पॉलिसी है जिसके अगेंस्ट अब ज़्यादा लोग आग उठा रहे हैं, तो उस टाइम हम कुछ ऐसा टेम्प्रेरी मेजर कर देंगे और हम दबा देंगे, ताकि किसी तरह से लोगों का गुस्सा ना फूटे और एक बड़ा रिबेलियन ना हो। तो इसको उन लोगों ने सोचा कि ऐसा रहेगा तो देन वी विल नो, ऐसा ताकि ये लोग सीक्रेटली नहीं करेंगे, तो ब्रिटिशर्स को पता होगा। तो जबकि एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो लॉर्ड डफरिन वॉज अ डफर ओनली, वी कैन रिमेंबर हिज नेम लाइक दिस, लॉर्ड डफरिन। तो ये ऐसा कुछ हुआ नहीं एंड एक्चुअली इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया फॉर इंडिपेंडेंस। और क्या एम्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? यही अपना फ्रेंडली रिलेशन बना रहे और जितने नेशनलिस्ट वर्कर्स हैं, मतलब चाहे वो गुजरात हो, मद्रास हो, बिहार हो, बंगाल हो, सब एक रहें, नेशनल यूनिटी हो, है ना, फ्रॉम डिफरेंट पार्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कंसोलिडेट हो, एक नेशनल यूनिटी आती जाए, द लॉजिक ऑफ होल नेशनलिज्म, और ताकि कास्ट के, रिलीजन पे और प्रोविंस के नाम पे हम ना बटे, और अभी भी नहीं बटना है।
एंड फॉर्मुलेट करना है एंड प्रेजेंट करना था, कि फॉर्मुलेट करे, ऐसे बनाए और प्रेजेंट करे जो डिमांड्स है लोगों के, वो सरकार को, ताकि उस पर सरकार काम करे और उसके बारे में सरकार सोचे और उस हिसाब से लॉज बनाए और उस हिसाब से रूल रेगुलेशन पास हो और काफ़ी पब्लिक ओपिनियन को ऑर्गेनाइज कर पाएँ, ट्रेन कर पाएँ, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़े, ताकि लोग आवाज़ उठा पाएँ और ये फाइनली सक्सेसफुल भी होते हैं, क्योंकि फाइनली हम 1947 में इंडिपेंडेंस ले लेते हैं. तो दिस वाज द होल चैप्टर एंड इट वॉज नॉट अ चैप्टर कि आप रट्टा मारो, ये चैप्टर समझने का चैप्टर है. एंड आई होप आई ट्राइड माई बेस्ट एंड आई होप कि आपको समझ में आया हो. और अगर कुछ भी डाउट हो और कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड यू कैन आस्क मी. सो until the next video, see you. Best of luck.